हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के एजुकेशन अकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के एजुकेशन अकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसके पहले दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कंप्लीट किए है ना। तो ये तीसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13 टू फर्दर क्वेश्चन जितने बच्चे में आई गेस 20 क्वेश्चन है टोटल, तो 14 से लेकर के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं इस लेक्चर में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं करते। अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। मतलब आपने ना सम निकालना है। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 से 50। मतलब 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम निकालना है। भैया क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो देखो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर लिखते हैं पहले। तो ऑड नंबर्स between 0 and 50 are देखो 0 से बड़ा ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है एंड सो ऑन। और लास्ट 50 से छोटा ऑड नंबर 49 होता है। ठीक है, अब ये जो नंबर की लिस्ट है ये क्या है बेटा? ये एक एपी है। चेक कर लो एपी है या नहीं है भाई। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 आर दिस इज एन एपी, है ना। तो मैं लिख दूं इस बात को, इज एन एपी। ये एक एपी है। और अगर ये एक एपी है तो फिर मेरे लिए सम निकालना बहुत आसान हो गया है। फिर मेरे लिए सम निकालना बहुत आसान हो गया है। अब भाई मैं सम कैसे निकाल सकता हूं? सम के फॉर्मूले से। तो सम का फॉर्मूला क्या था बेटा? अब देखो पहले आप ये देखोगे इसमें टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 25 टर्म है, लेकिन मैं मानता हूं कि यार मान लो कि हमें नहीं पता है 25 टर्म है, तो बेटा मैं अगर इसकी पोजीशन का पता लगा लूंगी 49 किस पोजीशन पे है भाई। जैसे कि पहली पोजीशन पे, दूसरी, ये तीसरी, चौथी। अगर मान लो इतने ही टर्म होते तो इसमें कितने टर्म कहलाते? 4 टर्म कहलाते, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन का पता था 4। ऐसी इसकी पोजीशन का पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन को हमने लेट कर लिया, nth पोजीशन है इसकी, है ना। तो ये हमने लेट कर लिया है। ओके, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 49। a की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू 3 में से 1 गया तो 2। चेक कर लो। ओके, तो देखो n-1 और इक्वल्स टू में 49, 1 उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा बेटा। 1 ऑब्वियसली बात है नेगेटिव हो जाएगा भाई, 1 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 48 बचेगा। और ये 2 इंटू में तो ये डिवाइड में आ जाएगा और 2 से 24 आ जाएगा, है ना, 24। और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा तो 25। और जैसा कि मैंने आपसे बोला भी था कि इस वाले क्वेश्चन में तो देख के हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितने टर्म है, 25 टर्म है। लेकिन यार हमने फिर भी इसको सॉल्व किया, वो इसलिए किया क्योंकि यार इस क्वेश्चन में ही तो बता सकते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं बता सकते ना बेटा कि कितने टर्म है। अब मुझे पता चल गया कि इसमें 25 टर्म है, तो मुझे 25 टर्म का तो सम निकालना है। तो चलिए देखते हैं 25 टर्म का सम, है ना। नाउ यहां पे करते हैं, नाउ सम ऑफ 25 टर्म दैट इज S25 इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं? चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं भाई। Sn क्या होता है? n/2। और यदि लास्ट टर्म गिवन हो तो a प्लस एल। और इस वाली एपी में मुझे लास्ट टर्म गिवन है ना। ओके ओके, अब निकाल रहे हैं हम सम ऑफ 25। तो 25 अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट a यानी कि 1 और l यानी कि 49। चेक कर लो, चेक कर लो भाई। तो 25/2 इंटू दोनों को प्लस करके 50 आएगा भाई, 50 और 2 से डिवाइड करके 25 आएगा। और 25 का स्क्वायर 625 होता है आजकल।
चेक कर लो, और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो मैं इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं एनसीईआरटी बुक में। ये क्वेश्चन नंबर आई गेस 14 ना, 14 है। तो 14, क्योंकि मैंने पीपीटी में आंसर लिखे नहीं हैं, तो दैट्स वाई इधर से चेक कर लेते हैं। 14 14 14 625, बिल्कुल ठीक है। चलिए भैया आगे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किस चीज का भाई, कंस्ट्रक्शन जॉब का। स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, यानी कहने का मतलब यह है कि भाई एक कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसका कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर आपने एक टाइम पीरियड लिया है कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने का, मान लो कि एक टाइम पीरियड मतलब 30th जुलाई कह लो, अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई मान लेते हैं, 30th जुलाई बोला है उसने कंप्लीट होने के लिए। अगर यहां से वो डिले करता है तो उसके ऊपर क्या लगेगी बेटा, पेनल्टी लगेगी, है ना। तो देखो सर्टेन डेट एज फॉलोज, तो कहता है भाई 200 रुपए फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन उसको 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। फिर कहता है 250 रुपए फॉर द सेकेंड डे, अगले दिन उसको 250 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और फिर कहता है 300 रुपए फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा, और तीसरे दिन उसको 300 रुपए की पेनल्टी लगी। तो अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, हर डे 50 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो कहता है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी कि जो पेनल्टी है वो अगले दिन 50 ज्यादा हो जाएगी पिछले बार के हिसाब से, है ना। ओके, तो कहता है हाउ मच द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है कितने दिन डिले करता है बेटा काम को, 30 दिन डिले करता है, तो वो कितनी पेनल्टी पे करेगा, आपने ये बताना है। तो यार देखो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो समझना भैया, समझना बहुत ध्यान से। अच्छा इसको भी हटा दूं ना यहां से, ये भी हटा देता हूं मैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, है ना। ओके 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 ओके। तो लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेनल्टीज, है ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ पेनल्टी आर इन एपी। भाई जो लिस्ट ऑफ नंबर है पेनल्टी के वो क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 50-50 का डिफरेंस है। चेक कर लो, है ना भाई, एंड सो ऑन। तो ये एपी बना रहे हैं। अब कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कितने दिन डिले कर रहा है काम को, वो काम को डिले कर रहा है 30 दिन। तो भैया 30 दिन में वो कितनी पेनल्टी पे करेगा ये बताना है। तो 30 दिन अगर डिले करेगा तो भैया 30 दिन का सम निकालना, क्योंकि पहले दिन उसने ये पे करी, दूसरे दिन ये पे करी, तीसरे दिन ये, तो सारी पे हो रही है, तो सबका सम ही तो निकालना है 30 दिन का ऐसे करके। ओके सर 30 दिन का सम निकालना है, इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत कुछ परेशानी नहीं है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, तो द मनी paid by the contractor the money paid by the contractor is equal to यहीं पे लिख देता हूं S30। भाई यही तो पे करेगा वो, चेक कर लो, यही तो पे करेगा जितना भी 30 टर्म का सम होगा। यस और नो, बताओ भाई, यस और नो। यस सर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा S30 इक्वल टू 30/2 विद इन ब्रैकेट 2a, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 200,
प्लस 29D, और 29D की वैल्यू कितनी है 50 है, चेक कर लो। ओके, अब देखो दोनों को डिवाइड करके 15 आ गया, विद इन ब्रैकेट दोनों को मल्टीप्लाई करके 400 आ गया, प्लस दोनों को इंटू करके 9 5 45 का 5 कैरी हुआ 4, 5 2 10 4 14 और 0 1450 आ गया। तो 15 इंटू दोनों को प्लस करके कितना आ गया 1850, चेक कर लो। और फिर फर्दर दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 पंजे 75, 75 का 5 कैरी हुआ 7, और 15 अट्ठे 120, 120 127, 127 का 7 कैरी हुआ 12, और 15 एक कम 15, और 15 और 12 कितने होते हैं बेटा, 15 और 12 25 2 27, 27। तो कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपए पे करने पड़ेंगे 30 दिन के। और लेट मी चेक फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 27,750। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। तो यही आंसर है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, क्या कहता है? कहता है कि अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कहने का मतलब यह है कि 700 रुपए को कोई स्कूल जो है वो कैसे यूज करना चाह रहा है, वो 7 प्राइजेस देना चाह रहा है अपने स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, है ना। ओके, जो उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस की है पूरे साल में, उसके बिहाफ पे वो 7 प्राइजेस देना चाहता है। ठीक है, तो इसको उसने कितने 7 पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लो तो 7। ठीक है, तो इस तरीके से पहला प्राइज, ये दूसरा प्राइज, ये तीसरा प्राइज, ये चौथा प्राइज, ये 5वां प्राइज, ये 6वां प्राइज और ये 7वां प्राइज है। ओके, तो 700 को ऐसे करके डिवाइड करना है। अब क्या कहता है, समझना बहुत ध्यान से। कहता है कि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हर एक प्राइस जो है वो 20 रुपए कम है अपने पिछले प्राइस से। अब मान लेते हैं कि अगर यहां पे ए रहा होगा, उसने मतलब मान लिया कि यहां पे पहला प्राइस जो है वो ए है, तो ये 20 रुपए कम होगा, तो ये कितना होगा बेटा A-20। ये इससे भी 20 रुपए कम होगा तो ये हो गया A-40। ये और 20 रुपए कम हो गया तो ये हो गया A-60। ये और 20 रुपए कम हो गया तो ये हो गया A-80, और ये 20 रुपए और कम हो गया तो A-100, और ये A-120। चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बता सकता है भाई। इसने बोला ना कि हर एक प्राइस जो है भाई, कहता है इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, पिछले प्राइस से 20 रुपए कम, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो हर एक प्राइजेस की जो वैल्यू है वो तो हमने मान ली, तो यही इसको फेयर कर ले। तो लेट द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस ईच प्राइजेस लेट कर रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो गई, प्राइजेस आर इन एपी। ये क्या बना रही है बेटा, एक एपी बना रही है। देख लो 20-20 का डिफरेंस है, -20 का आप जानते हैं। तो बेटा आर इन एपी क्या है बेटा, A-20, A-40, ओहो, A-40, A-60, A-80, A-100 और A-120। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, इस वाले भाई साहब को हटा देते हैं, है ना, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो बेटा ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी है। अब आपने सारे प्राइजेस बताने, तो आप सारे प्राइजेस इजीली बता दोगे अगर आपको ए मिल जाए तो, ए की वैल्यू मिल जाए तो। भाई ए की वैल्यू इन सब में पुट करना, आंसर निकाल देना।
अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो आपको गिवन क्या है बेटा, एक बात हो, इन सबका टोटल गिवन नहीं है आपको 700 रुपए। 700 को यहीं से भाई 700 को डिवाइड इन्हीं में तो किया था, चेक कर लो। तो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको गिवन है सम ऑफ 7 टर्म्स, है ना, कितना, विच इज इक्वल टू 700 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 7/2 a प्लस एल। भाई पहला टर्म भी है आखिरी भी है, a प्लस एल, एल की वैल्यू a माइनस 120 इक्वल टू 700, चेक कर लो। और देखो ये वाला 7 इधर कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, है ना। और यहां पे देखो 1/2 बचा, 1/2 का भी 2 उधर भेज देता हूं, है ना, नहीं हाँ भेज देता हूं, चलो ए और ए मिलके हो गया 2a और माइनस का 120 एज इट इज, और ये वाला 2 उधर जाके इनटू हो गया तो 200 हो गया, चेक कर लो। और ये 120 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2a बराबर, ये प्लस हो गया तो कितना हो गया, 200 और एक 360, 360। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा बच्चों, चलेगा। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो a की वैल्यू आपको मिल गई 360 अपॉन में 2 यानी कि 180। तो a विल बी इक्वल टू 180। और ये मैंने ना गलती से पॉइंट लगा दिया है डिग्री, वो एक्चुअली 180 में ना 100 डिग्री की आदत रहती है। ओके, तो फर्स्ट प्राइस क्या आ गया बेटा, देयरफॉर फर्स्ट प्राइस इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 180। ठीक है, सेकंड सेकंड था आपका a माइनस 20, है ना। तो a माइनस 20 यानी कि 180 माइनस 20 दैट इज 160। ठीक है, थर्ड था आपका a माइनस 40, है ना। तो 180 माइनस 40 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 में 4 गया 4, 140। सिमिलरली फोर्थ प्राइस दैट इज a माइनस 60। तो 180 माइनस 60 120। ठीक है भाई। अब इसके बाद आपका बचा है कौन सा, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। तो देखेंगे भाई फिफ्थ प्राइस क्या था, फिफ्थ देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, a माइनस 80, है ना। तो a माइनस 80, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 180 और माइनस 80 तो कितना आ गया, 100 आ गया। इसके बाद सिक्स्थ प्राइस, तो छठा प्राइस जो है वो था a माइनस 100, है ना। चेक कर लो, छठा प्राइस ये रहा। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 180 माइनस 100 करेंगे तो 80 आ गया आपका छठा प्राइस। ठीक है, लास्ट और फाइनल सेवेंथ प्राइस था आपका a माइनस 120, है ना, लास्ट प्राइस। तो a की वैल्यू 180 माइनस 120 दैट इज 8 में 2 गया 6, 60 रुपीज आ गया। तो ये आपके आ गए सारे प्राइजेस, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है बेटा, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देखो भाई यहाँ पे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि स्कूल के अराउंड हम प्लांटिंग करें जिससे कि एयर पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो, है ना।
तो इसके लिए हम क्या डिसाइड करते हैं कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा जिस क्लास में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा थर्ड क्लास में है, तो थर्ड क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो कितने ट्री लगाएंगे बेटा, कितने ट्री प्लांट करेंगे, 3 ही प्लांट करेंगे। मतलब जो बच्चा जिस क्लास में है वो उतने ही ट्री लगाएगा। कोई बच्चा अगर 12th क्लास में है तो वो कितने ट्री लगाएगा, 12th क्लास के स्टूडेंट 12 ट्री लगाएंगे। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। कहां तक पढ़ा था हमने, विल बी द सेम एज द क्लास। हाँ ठीक है। इन ईच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल के तौर पे अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। ओके, तो कहता है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, तो देखेंगे भाई, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। देखो, कोई स्कूल में नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, डॉट डॉट डॉट, और इसी प्रकार 12th क्लास तक ये स्कूल है ना। अब नंबर ऑफ प्लांट्स किस तरीके से लगाने हैं उसकी बात करते हैं। तो पहली क्लास का बच्चा 1 प्लांट लगाएगा बेटा, दूसरी क्लास का बच्चा 2 प्लांट लगाएगा, तीसरी क्लास का बच्चा 3 प्लांट लगाएगा। समझना मेरी बात को। अब पहली क्लास में सेक्शन कितने बेटा, साफ साफ लिखा था यहाँ पे, कहीं पे बहुत अच्छी भाषा में लिखा था, देखो। हाँ, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो मेरे भाई अगर फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, भाई फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, मान लो ए बी सी, तो मेरे बच्चों इसने 1 ट्री लगाया, इसने 1 और इसने 1, तो टोटल 3 पेड़ लगाए बेटा, तो टोटल 3 प्लांट लगे। तो बेटा इसने लगाए थे 3 प्लांट। अब दूसरी क्लास के भी 3 सेक्शन है, अब एक सेक्शन ने 2 प्लांट लगाए, एक ने 2 एक ने 2, तो टोटल कितने लगे, 6 प्लांट लगे। यहां पे हमने 6 प्लांट लगाए। सिमिलरली यहां पे 9 और यहां पे लास्ट में 36 प्लांट लगे होंगे। चेक कर लो भाई, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चों ने कितने 12 प्लांट लगाएंगे, तो 12 3 बार यानी 36 प्लांट लगे होंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हिंट दे रहा हूं बेटा, मैं इसमें हिंट दे रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। चलिए अब देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था हाउ मैनी, भाई हाउ मैनी ट्रीज विल प्लांट बाय द स्टूडेंट। तो बच्चों के द्वारा कितने स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स के द्वारा कितने प्लांट्स लगाए गए हैं टोटल, वो आपने बताना था, है ना। चलिए, तो यानी कि ये टोटल हमने इसका टोटल करना है। अब टोटल कितने नंबर आप देख रहे हो, 12 नंबर है भाई, 12 ही तो टर्म है यहाँ पे। चेक कर लो भाई, 1 से लेकर के 12 क्लास, तो 12 तो हो गए। ओके, तो चलिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन है और बस डायरेक्टली आंसर निकालते हैं इसका, है। तो क्वेश्चन में लिखा हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ ट्रीज will plant by the student equals to sum of 12 टर्म, है ना। 12 टर्म का सम निकालना है हमने, है ना। ओके, तो 12 टर्म का सम क्या होता है, 12/2 a प्लस एल। जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला, a प्लस एल, a की वैल्यू 3, L की वैल्यू 36। चेक कर लो, और 2 से 6 बारी में कैंसिल। तो बच्चों 6 इंटू ये कितना हो गया, 39। चलिए चलिए दोनों को इंटू करके फाइनल आंसर लिखते हैं। तो 6 × 54 का 4
कैरी हुआ 5 और 6 × 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23। तो 234 प्लांट्स लगे होंगे बेटा बच्चों के द्वारा, है ना। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद द सेंटर ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी। देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्पाइरल बनाना है हमने, यहां पे हमारे पास दो सेंटर है ए और बी, ठीक है। इस पे हमने क्या करना है, सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। कहता है कि विद द सेंटर ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, और पहले हमने ए को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। चलो भाई ए को सेंटर मानते हैं और सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं 0.5 रेडियस का, 0.5 रेडियस का ये एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर कहता है 1 सेंटीमीटर, फिर बी को सेंटर मानेंगे और 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल और ड्रॉ कर देंगे सेमी सर्कल। फिर कहता है कि 1.5, फिर ए को सेंटर मान के 1.5 का एक ड्रॉ कर देंगे सेमी सर्कल। फिर 2 सेंटीमीटर बी को सेंटर मान के 2 सेंटीमीटर का एक और ड्रॉ कर देंगे, एंड सो ऑन, इस तरीके से, है ना। एंड सो ऑन फिगर 5.4। तो आपको फिगर 5.4 में आप देख सकते हैं इसी तरीके से चल रहा है ना, डॉट 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 डॉट, ओके। कहते हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो ये कितने सेमी सर्कल से बना है बेटा, टोटल 13 सेमी सर्कल से बना हुआ है, और आपने क्या बताना है, आपने इसकी टोटल लेंथ बतानी है, ठीक है ना। चलिए तो टोटल लेंथ, अब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है सपोज टू बी, तो इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, या चलो सेमी सर्कल छोड़ो, पूरे सर्कल ले लेते हैं। पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, ठीक है। पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है 2πr, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। भाई इसको क्या कहते हैं, लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2πr। लेकिन हमारे पास जो है वो सेमी सर्कल्स हैं, आधे आधे सर्कल है, तो आधे सर्कल की क्या होगी बेटा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधे सर्कल की होगी बेटा πr, चेक कर लो। तो आधे सर्कल की होगी πr, ओके। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। हमने निकालनी है टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। देखिए भाई टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कैसे निकालेंगे हम, ध्यान देना भाई। पहली लेंथ निकाली हमने πr1 करके, है ना, ठीक है। भाई मैंने अभी आपको बताया था ना 2πr होती है टोटल, और अपॉन में 2 करेंगे तो πr होगी। अब r1 इसलिए क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है ना, तो पहले वाले की मैंने r1 मान ली, दूसरे वाले के लिए πr2, तीसरे वाले के लिए πr3, एंड सो ऑन, डॉट 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 πr13। टोटल 13 है सेमी सर्कल्स, है ना, टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं, ओके। आगे देखते हैं बेटा। अब देखना भाई बहुत ध्यान से है, एक बात आओ, मेरा आंसर तो यही है ना, मेरा आंसर तो यही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत ध्यान से इसमें देखा, तो ये क्या है बेटा, ये 13 टर्म का सम है, और जिसमें कि पाई इसमें कॉमन है। अब चेक कर लो, पाई कॉमन है तो अंदर क्या रह गया, r1, r2, r3, r13, चेक कर लो। अब r1 की वैल्यू मेरे को गिवन थी कहीं ना कहीं, भाई कितनी गिवन थी, पहली रेडियस 0.5, तो r1 इज 0.5, r2 इज 1.0, r3 इज 1.5, एंड सो ऑन, चेक कर लो, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन मेरे को है ना लास्ट टर्म गिवन नहीं था, r13 कितना है। तो यार एक बात आओ, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो एक एपी बना रहा है, तो मेरे को एपी का 13वां टर्म चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं एपी का 13वां टर्म निकाल दूं। कैसे निकालते हैं बेटा एपी का 13वां टर्म, a + 12d करके, ठीक है। तो a की वैल्यू 0.5 है, चेक कर लो। 12 × d की वैल्यू कितनी है,
भाई डी की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करके निकल जाएगी, तो डी की वैल्यू 0.5 ही है ना। ओके, अब देखो 12 पंजे 60, 60 यानी कि 6, 6 और 0.5 यानी कि 6.5 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था, इस तरीके से हम निकाल सकते थे, और दूसरा तरीका यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी बताता हूं क्या होगा। अरे दूसरा तरीका देखो, ये देखो हमारे को 4 टर्म तो गिवन ही थे भाई, 4 टर्म R4 तक तो गिवन ही था, R4 2 था, R5 कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 2.5 की 0.5 बढ़ रहा है। R6 कितना होगा 3, R7 कितना होगा 3.5, R8 कितना होगा बेटा 4, R9 कितना होगा 4.5, R10 कितना होगा 5, R11 कितना होगा 5.5 और R12 कितना होगा 6 और R13 कितना होगा 6.5। ठीक है, तो देखो यहां से भी सेम ही आ गया है, लेकिन यहां पे निकाल सकते थे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है ना कम थे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगे तो बेटा ये वाला जो ट्रिक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा, है ना। तब फिर आपने कैसे निकालना है, एपी का यूज करके ही निकालना है, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था। अब देखो हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे हम बहुत ध्यान से देखें तो एपी है, और एपी का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, सम बन रहा है। और वैसे भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इस टर्म की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी, वो तो इजी वाला फॉर्मूला लगाना था, इसलिए हमने इसका यूज कर लिया। चलो एक काम करते हैं, इसको हटा ही दो आप, बेवजह परेशान मत हो इसके चक्कर में, है नहीं जरूरत है इसकी। ठीक है भाई, जरूरत नहीं है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन लिख तो सकते ही है ना R13 प्लस में। ठीक है, उसको पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं है। देखो पाई तो एज इट इज, लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं तो 13 टर्म का सम है एपी में, तो 13 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टर्म हमने नहीं निकाला है, तो 2a की वैल्यू 0.5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12d, 12 इंटू डी की वैल्यू भी 0.5। ओके, तो मैंने कहा था ना कि आपको 13वें टर्म की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं। अच्छा, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोलिए, हाँ बोलिए, तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 13/2। ओके, अब देखिए यहां पे देखिए ध्यान से 0.5 कॉमन है भाई, तो 0.5 बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 2 और यहां से 12, तो ये 14 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अच्छा देखो, जो जो कट रहा है उसको काट दे भाई, यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं, तो नीचे 10 आ गया, और 5 से 2 बारी में 10 कट गया, और 2 से 11 बारी में ये कट गया, फिलहाल इतना कट गया, है ना। तो 11 इंटू 13 भाई क्या बचा है, 11 इंटू 13, 11 इंटू 13, और नीचे क्या बचा है 7 इंटू 2, है ना, चेक कर लो भाई, नीचे बचा है 7 इंटू 2। ओके, और इन दोनों को कैलकुलेट करके 14 आ रहा है, तो इंटू में 14 और 7 2 जा 14 और 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो फाइनली 11 इंटू 13 आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया भाई 3, 3 और 1 4 और 1 1, और ये सेंटीमीटर में चल रहा था क्या, हाँ सेंटीमीटर में। तो बेटा टोटल स्पाइरल की लेंथ कितनी आ गई, 143 सेंटीमीटर्स। और आई एम श्योर कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहां पे 200 लॉग्स रखे हुए हैं इस मैनर में, है ना। किस मैनर में रखे हुए हैं कि भाई नीचे एक रो बनाई, उसके ऊपर फिर एक रो बनाई, लेकिन उसमें एक लॉग कम रखा, फिर उसके ऊपर एक लॉग रो बनाई, उसमें एक लॉग और कम रखा है। ठीक है, इस मैनर में हमने इसको अरेंज किया, स्टड किया, है ना। कहता है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। भाई इस वाले में कितने लॉग्स रखे इन्होंने, 20 लॉग्स रखे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ ठीक है। और फिर क्या बोला इन्होंने, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो। अगली रो यानी कि सेकंड रो में कितने हैं बेटा, 19 और 18 इन द
रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से भाई 20, 19, 18, फिर 17, 16, 15, 14, 13 ऐसे करके रखे हुए है ना। सी फिगर 5.5, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो आपने ये बताना कि जैसे ये 3 रो तो आप देख पा रहे हो बेटा, ऐसे आप कितनी रो बना सकते हो 200 लॉग्स को रखने में। ये देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने 200 लगाए यहां पे, सॉरी मेरे पास टोटल 200 है ना, और मैंने कितने लगाए बेटा, सबसे नीचे मैंने लगाए 20, ठीक है, समझना मेरी बात को। फिर उससे ऊपर मैंने 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इस तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूं। फिर 15, फिर 14, फिर 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, कुछ मिला के कुल मिला के ऐसे लगाएंगे, है ना। तो देखो यहां पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो और इसको टोटल करो लॉग्स को, तो आप देखोगे कि आपके 200 लॉग्स अरेंज हो चुके हैं। देखो कैसे, 6, 5, 11 लॉग यहां पे आ गए, ठीक है। यहां पे कितने आए बेटा, 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 15 30 का 0 कैरी हुआ, 3 और 1 4, 4 1 5 6 7, 70 लॉग यहां पे आ गए। और यहां पे कितने हैं बेटा, 9, 17 और 18 19 20 24 और 6 30 30 5 35 और 4 39 9 और बचा 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 2 11, 119 यहां पे आ गए भाई। टोटल कितने आ गए देखो, 119 प्लस में 70 और प्लस में 11, है ना, चेक कर लो। तो देखो 9 और 1 10 का 0 कैरी हुआ 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 का 0 कैरी हुआ 1, और देखो चेक कर लो, होगा भाई टोटल 200 लॉग्स हमने इस तरीके से अरेंज कर दिए। यानी कि हमारी कितनी रो बनी बेटा, हमारी कितनी रो बनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रो बनी हमारी टोटल। और लास्ट रो में कितने लॉग्स आए हैं चेक कर लो, 5 लॉग्स आए हैं। लेकिन इसका आंसर आपने इस तरीके से नहीं देना है, ये तो मेरे को आपको फील कराना था, तो मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब इसका आंसर कैसे देना है, यूजिंग एपी, है ना, एपी का यूज करते हुए हम इसका आंसर देंगे। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे इसको। ओके देखिए, नंबर ऑफ लॉग्स जो है उसकी बात करते हैं ना। देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ लॉग्स पहले इसमें कितने थे बेटा, 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से ये नंबर ऑफ लॉग्स है आपके। और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आपको गिवन है। और ये बेटा क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है, यस और नो, ये एक एपी बना रहा है, बिल्कुल एपी बना रहा है ना। ओके, तो एक बात है, हमें गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड क्या क्या करना है, इस बात को समझते हैं। एक तो हमें ये फाइंड करना है कि बेटा इसमें कितने टर्म है, जितने टर्म होंगे बेटा उतनी ही तो रो होंगी भाई, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, तो इसमें कितनी रो हैं ये बताना था। तो जितने टर्म होंगे इसमें उतनी ही रो होगी। तो यानी कि एक तो एन निकालना है मेरे को इन दिस क्वेश्चन। दूसरा, लास्ट रो में कितने लॉग्स थे, यानी कि लास्ट टर्म में क्या नंबर था ये बताना है ना। ओके समझते हैं। तो आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो एन निकालना है और एनथ टर्म भी निकालना है, एन के बाद एनथ टर्म भी निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, आपको गिवन क्या है बेटा, एक बात हो, इन सबका सम करके कितना आ रहा था, 200 आ रहा था, नहीं आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। तो बेटा आपको ये दे रखा है कि सम ऑफ 200 बराबर, सॉरी सम ऑफ एन टर्म बराबर 200 है, ये आपको गिवन है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2, ए प्लस एल तो नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता है, तो 2a वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 200, है ना। देखिए n बाई 2 एज इट इज, 2 इंटू ए की वैल्यू
20 है भाई, चेक कर लो। ए की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 है, चेक कर लो भाई। 90 माइनस 1 है, सॉरी माइनस 1। ठीक है भाई, ठीक है, इक्वल टू 200। मार्कर को चेंज कर लेते हैं, देखेंगे भाई 2 उधर भेज दे, भेज ही देते हैं। तो क्या बचा बेटा, n, देखो क्या बचा n, और ये हो गया आपका 20 इंटू 2 40, और प्लस, अच्छा इधर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो माइनस का n माइनस का यानी कि प्लस का 1, माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, ये दोनों को इंटू करें 40 आ गया, ये माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। चेक कर लो, और इक्वल्स टू में ये 2 इधर जाके इंटू में आ जाएगा तो 400 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो देखो n इंटू n माइनस का n स्क्वायर हो गया, और 40 और 41 इंटू n हो गया तो 41n हो गया, और ये इधर आया तो माइनस का 400 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ठीक है। अब माइनस से इंटू करा दे क्योंकि आगे हम माइनस में नहीं छोड़ते हैं ना, तो इंटू माइनस 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 41n, और ये हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सभी को आता है फैक्टराइजेशन मेथड से। 400 को तोड़ के 41 लाना है, 41 लाना है प्लस के 400 को ब्रेक करके, है ना। चलिए देखते हैं करके। 2 से गया 200, 2 से गया 100, 2 से गया 50, 2 से गया 25, 25 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 से क्या आएगा, 16 और 25 से आ सकता है ना, हाँ 16 25, हाँ आ तो रहा है। 6 5 11 का 1 2 1 3 1 4 41, हाँ ठीक है। 16 और 25 से काम बन गया बेटा, देखो 16 और 25। ठीक है भाई, मेरे को प्लस का 41 लाना था, हाँ ना ना प्लस का नहीं माइनस का लाना था बेटा, है तो माइनस का लाना था तो दोनों पे माइनस ले लूंगा, है ना। तो माइनस का 41 आ जाएगा इंटू करके प्लस का 400। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ठीक है, चलिए तो अपना काम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूं मैं n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो देखो यहां से आपका आंसर n इक्वल टू 16 और यहां से आपका आंसर n इक्वल टू 25 आ गया। और बेटा आपके दोनों ही आंसर कंसीडर किए जाएंगे अभी तक तो, क्योंकि नेग्लेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन हाँ वो बात अलग है कि मैंने शॉर्ट तरीके से आपको वो बताया, फील कराया था कि 16 रो बनेंगी टोटल, है ना, और 16वीं रो में 5 लॉग रखे होंगे। ओके, लेकिन यार अभी क्या करें, अभी कैसे करें, है ना। बात यह है कि अभी कैसे करें, अभी समस्या अलग है। एक काम करते हैं बेटा, देखो इसमें से ये बात तो समझ में आती है, एक बात समझने की कोशिश करना। यहां पे मेरे को कुछ ये लॉग्स रखने हैं ना, अगर मैं इनमें लॉग्स रख रहा हूं, सोचना मेरी बात को, तो 16 रो बनने के बाद अगर मेरे लॉग्स खत्म हो गए, 200 लॉग्स थे मेरे पास, वो खत्म हो गए, तो बेटा 25 रो बन ही नहीं सकती है। सोच के देखो 25 रो नहीं बन सकती। तो अब बात यह है कि 25 भी नेचुरल आंसर आ रहा है, तो डाउट तो है कि भाई 25 नेचुरल नंबर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 25 रो बन रही हो, है ना, 25 रो बन रही हो और 16 ना बन रही हो। तो मतलब कुल मिला के ना एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ना। उस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है, क्योंकि यहां पे देख के तो हम ये जज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा इतना जरूर जज कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि बेटा इन दोनों में से ना कोई एक ही आंसर होगा। यार जाहिर सी बात है, लॉग्स तो फिक्स है, 200 है। अब 200 या तो 16 रो में आएंगे या 25 रो में आएंगे, दोनों में तो नहीं आ सकते, ये कंफर्म है। तो इनमें से एक आंसर गलत है। अब वो गलती का पता कैसे लगाएं, तो एक काम करते हैं, ये वाला टर्म कैलकुलेट करते हैं, ये वाला टर्म कैलकुलेट करते हैं, है ना, तब पता चलेगा। तो हमने निकाला 16वां टर्म जो कि होता है
ए प्लस 15d, ए प्लस 15d। तो ए की वैल्यू कितनी थी बेटा? 20, चेक कर लो। प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -1 थी, तो 20 माइनस का 15 यानी कि 5। और देखो ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने देखा था जब बेसिक में मैंने आपको समझाया था, तो मैंने बताया था कि आपको 16 रो और 16वीं रो में 5 लॉग है, और हमारा ये आंसर बन भी रहा है। लेकिन यार इस हिसाब से जज करना तो ठीक नहीं है, तो मेरे को 25वां टर्म भी निकालना चाहिए। तो ऑल्सो 25th टर्म देखते हैं बेटा। तो 25th टर्म बेटा a प्लस 24d। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू -1 है, तो 20, और ये हो गया माइनस का 24, और ये हो गया -4। यार एक बात बताना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लॉग रख रहा हूं, है ना। ये जो 25वां टर्म है, 25वां टर्म का मतलब क्या होगा कि 25वीं रो में -4 लॉग रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि 16वीं रो में +5 लॉग रखे हैं। आप मेरे को इतनी सी बात बताओ कि क्या नंबर ऑफ लॉग नेगेटिव हो सकते हैं? अगर मेरे को कोई आइटम, कोई भी चीज रखनी है, कहीं पे प्लेस करनी है, तो पॉजिटिव ही होगी ना, नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो इस बिहाफ पे हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो अब ये हो गया नेग्लेक्ट। अभी तक नहीं हुआ था। इसका रीजन है बिकॉज, भाई रीजन क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, है ना। कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो बेटा देर इज 16 रो। कितनी रो है बेटा यहां पे? 16 रो है। देयरफॉर देयर इज 16th रोज, एंड नंबर ऑफ लॉग इन 16 रो में कितने? एंड आपसे दूसरी चीज यही पूछी थी, नंबर ऑफ लॉग्स फ्रॉम, लास्ट ही बोला था ना ये किसी और में, हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो। हाँ, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो कह लो, इन दी टॉप रो इक्वल टू 20, सॉरी इक्वल टू 5, है ना। 5 लॉग्स थे ना लास्ट वाली रो में। ओके, तो बच्चों कोशिश पूरी की है, ट्राई पूरा किया है कि आपको समझ में आए। अगर किसी को हल्का सा भी डाउट रहा हो तो प्लीज वीडियो को, है ना, दोबारा, है ना, एक बार देख लेना, ठीक है। दोबारा एक बार देख लेना जरूर से। क्वेश्चन को समझो। 200 लॉग्स थे, उसको हम इस मैनर में स्टक कर रहे थे, है ना। तो आपसे ये पूछा गया था कितनी रो बनेंगी, तो आपने ये बताया कि भाई या तो इतनी रो बनेंगी या फिर इतनी रो बनेंगी। अब आई डोंट नो कि कितनी रो बन रही थी। फिर दोनों ही आंसर हमें सही लग रहे थे। हमने क्या किया कि भाई अगर इन दोनों में से, मतलब मानते हैं कि भाई दोनों भी आंसर अगर सही है, तो बेटा ये नंबर ऑफ रो में कितने लॉग है वो निकाल लेते हैं। तो हमने नंबर ऑफ रो 16 रो में कितने लॉग थे वो हमने निकाले, जो कि 5 आए। फिर 25वीं रो में कितने लॉग थे, जो कि 4 आए माइनस के। तो यार -4 लॉग तो हो नहीं सकते, तो इसलिए ये वाला आंसर हो गया नेग्लेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा 16 रो है और 16वीं रो में 5 लॉग है ना। क्लियर है? अब फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसमें हिंट दूंगा। इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैं इसमें हिंट दूंगा, ठीक है, आप समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन वॉटएवर कुछ भी कहता हो, हमें मतलब नहीं। कहता है कि इन दी पोटैटो रेस, यहां पे एक पोटैटो रेस हो रही है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस्ड है। ओके, कहता है कि विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब पहला पोटैटो यहां पे रखा है, यहां पे, है ना। तो यहां से 5 मीटर दूरी पे बकेट है।
फिर कहता है कि आर प्ले एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग इन द स्ट्रेट लाइन, और जो बाकी पोटैटो है वो 3-3 मीटर के उस पे बेटा, 3 मीटर बाद ये है, फिर 3 मीटर बाद ये वाला पोटैटो रखा है, फिर 3 मीटर बाद ये वाला पोटैटो रखा है, फिर 3 मीटर एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से पोटैटोस है। ओके, स्ट्रेट लाइन में कहता है कि देयर आर 10 पोटैटोस इन दी लाइन। तो यहां पे 10 पोटैटोस है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। तो ये 10 पोटैटो हो गए टोटल, है ना, 10वां। ओके, कहां पे थे हम? हाँ, देयर आर 10 पोटैटोस इन दी लाइन, सी फिगर दिस। कहता है कि अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। भाई एक कॉम्पिटिटर है जो कि बकेट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि समवेयर यहां से कहीं से स्टार्ट कर रहा है ना। ओके, ठीक है, बकेट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये बकेट रखी है और उसके जस्ट बगल से स्टार्ट कर रहा होगा डेफिनेटली, कुछ ऐसा था। तो स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो भी इसके पहले पास में पोटैटो रहा होगा उसको पिक करेगा। तो ये यहां पे था भाई कंपटीटर, और यहां से इसने इसको पिक किया, है ना, जो भी सबसे नियरेस्ट है। तो पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक, फिर ये वापस भागा, रन्स बैक यानी कि वापस बकेट की तरफ भागा, रन्स बैक विद इट और ड्रॉप्स इट इन दी बकेट, और बकेट में पोटैटो को ड्रॉप कर दिया इसने, ठीक है। फिर कहता है रन्स बैक टू पिक अप नेक्स्ट पोटैटो, फिर इसने दोबारा से रन बैक किया नेक्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए, और फिर उसको लिया और फिर से उसने वापस इसमें छोड़ दिया। समझ रहे हैं बेटा? समझ रहे हैं बेटा बात को? ओके, आगे क्या कहता है? रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन दी इट इन एंड सी कॉन्टिन्यूअस इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और इसने ऐसा कब तक किया? जब तक ये सारे के सारे पोटैटो बकेट के अंदर नहीं डाल दी। भाई पहले इसने क्या किया, यहां पे आई, पोटैटो पिक किया, वापस इसमें डाला, फिर ये यहां से दोबारा भागी, ये वाला पोटैटो पिक किया, वापस गई, इसमें डाला, फिर ये वाला पोटैटो पिक किया, वापस गई, इसमें डाला, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपसे बताना क्या है? तो बताना क्या है बेटा, इस चीज को पढ़ते हैं। सी कंटिन्यूअस इन दी सेम वे अंटिल द ऑल द पोटैटो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ये बताना है। तो टोटल डिस्टेंस है ना, देखेंगे अभी। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, देखो समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसे समझ में नहीं आता भैया, है ना। ओके, देखो टोटल डिस्टेंस, देखो पहले यहां पे था, यहां पे भागा, इसको पिक किया और ये वापस आया, यानी कि पहले पोटैटो को पिक करने में उसका टोटल डिस्टेंस कितना लगा? 5 मीटर और 5 मीटर बैक, यानी कि टोटल 10 मीटर। 10 मीटर क्लियर है। फिर अगले के लिए वो वापस से फिर ये वाला पोटैटो पिक करने गया, तो देखो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 5 3 8, और 8 वापस आया, तो 16 मीटर का डिस्टेंस लगा उसको, तो प्लस 16। सिमिलरली उससे अगले के लिए 16 और 3, मतलब सॉरी 5 और 6, भाई देखो ना, 5 5 3 8 8 3 11, और 11 ही वापस गया, तो वापस कितना हो गया? 22 हो गया बेटा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से चल रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, 6 बढ़ रहा है ना, 6 बढ़ रहा है, तो 6 इसमें बढ़ा दें अगले के लिए, और नहीं भी बढ़ाओगे तो क्यों ही बढ़ाना है, छोड़ो, लास्ट टर्म देखते हैं। और लास्ट टर्म की भी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो एपी मिल चुकी है, इसका सम निकाल देंगे, और हमें पता है टोटल कितने टर्म है? 10 टर्म है, तो 10 टर्म का सम निकाल देंगे, है ना। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा? S10 है, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस एल। अब a प्लस एल छोड़ो, 2a वाला लगा लेते हैं, तो 2a 9d है ना, d की वैल्यू 6, चेक कर लो। तो बेटा ये हो गया आपका 5
डिवाइड करके विद इन ब्रैकेट 20 और प्लस 6 × 54 54 है ना। ओके, अब देखो 5 तो एज इट इज इंटू 54 64 74 74। तो बेटा फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 चौक 20 का 0 कैरी हुआ 2, 7 × 35 2 37, तो 370 मीटर का डिस्टेंस टोटल ट्रेवल हुआ है बेटा, है ना। लेकिन मैं एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 20 का, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 370, हाँ जी 370 बिल्कुल सही जवाब है बेटा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। और इस एक्सरसाइज के साथ बेटा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो उसको इन जनरल हम करते नहीं है, बट उसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने उसका एक क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं, है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। देखो कहते हैं द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। बेटा यहां पे ना हाउसेस है, समझना बात को, लाइक दिस, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये चौथा हाउस हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये कहां तक है बेटा 1 to 49 तक है, एंड सो ऑन। भाई ये 49 तक है, मान लेते हैं कि ये वाला 49 हो गया और ये वाला 1 हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है ना। कहता कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू है सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। यानी कि मतलब समझो, कह रहा है कि यहां पे है ना बीच में, मतलब बीच में का मतलब बीच में नहीं है, कि यहां पे कहीं पे एक ऐसा हाउस है जिसका नंबर x है ना, जिसका नंबर x है। अब इससे पहले जितने भी हैं बेटा, एक बात और, इसका नंबर क्या होगा भाई, बहुत ध्यान से समझना, इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर क्या होगा, एक सेकंड रुक जाओ, इसको हटा ही दो यहां से। हाँ, तो इसका नंबर x -1 होगा बेटा, मानते हो, है ना। इसने क्या बोला फिर समझते हैं। भाई इसने बोला था कि हाउसेस लगे हुए 1 से लेकर के 49 तक एक रो में, है ना। फिर कहता है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, मतलब x की यहां पे कोई एक ऐसी वैल्यू है। कहता है कि दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, यानी कि इससे पहले वाले जो हाउस है उनका सम, यानी कि इनका सम। तो इनका सम क्या होगा बेटा, s ऑफ, भाई ये नंबर कौन सा है x -1, तो टर्म भी x -1 ही होगा, जाहिर सी बात है यार, एक से शुरू हो रहे हैं ना, तो टर्म भी x -1 ही होगा। यानी कि इनका सम क्या पढ़ूंगा मैं, s x -1। और आगे क्या कह रहा था, आगे क्या कहता, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। अब ये कह रहा है कि इसके बाद के ये जो नंबर है इसके सम के इक्वल है। भाई इसका सम जो है इसके सम के इक्वल है। अब बात को समझना, अब मैं इतने का सम कैसे लिखूंगा बेटा, मैं टोटल सम लिखूं S49, और उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड, ये लाइन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसको माइनस करेंगे, यहां से निकालना ना, तो इसी को तो माइनस करेंगे। हाँ, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा पढ़ देते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो, of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। अच्छा, following it इसके बाद वाले से, अच्छा, समझो बेटा, बात को समझो। इसने क्या बोल दिया, इसने ये बोल दिया कि इसके बाद के जो हैं, यानी कि ये इसमें इंक्लूड नहीं था, इसका सम इसमें इंक्लूड नहीं था, है। ओके,
यानी कि ये वाला सम, ठीक है। तो ये वाला सम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे में से यहां तक के सम को माइनस करना होगा। क्लियर हो गई बात? यानी कि सम ऑफ एक्स ये कैलकुलेट करना होगा। तो अब ये दोनों बराबर है। उम्मीद करता हूं कि मतलब समझ में आया होगा क्वेश्चन का, और अगर नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ खास ऐसा था नहीं। लेकिन देखो मैं बताता हूं, इसने ये बोला, फिर एक बार समझाता हूं, समझना समझना बहुत ध्यान से समझना। कहता है कि भाई आपने देखा होगा किसी भी सोसाइटी वगैरह में जो घर होते हैं वो रो वाइज लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो हाउसेस हैं वो कुछ ऐसे ही लगे हुए हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 तक, है ना। अब इसने ये बोला कि इनमें से कोई एक नंबर पता नहीं कौन सा, एक बीच में कोई एक्स वैल्यू है। अब एक्स हो सकता है कि 39 हो सकता है 35 हो, 32 हो, आई डोंट नो। लेकिन एक्स कोई ऐसा नंबर है जिससे पहले का जो सम है, उससे पहले का जो सम है, यानी कि ये इसका जो सम है, इसके बाद वाले, यानी कि इसके बाद वाले जो सम है, यानी कि इसके बाद वाले कहां से कहां तक होंगे, पहले इसको भी समझ लेते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसको और रीराइट कर लेता हूं। अरे आ क्यों नहीं रहा भाई? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ अब आया ना। मैं थोड़ा सा इसको और कर लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जा बेटा, समझ बात को। अब एक बात, तो यहां पे कोई घर x+1 रहा होगा, और फिर इसी तरीके से आगे बहुत सारे घर रहे होंगे, है ना। ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला था कि भाई x एक ऐसा नंबर है जिससे पहले का अगर आप सम करते हो तो क्या आएगा बेटा, सम ऑफ x-1 आएगा। वो इसका सम जो है वो किसके बराबर है बेटा, इसके बाद के जो घर हैं उनके सम के बराबर है, यानी कि इन सब के सम के बराबर है। अब इन सब का सम कैसे निकाल सकते थे, इस पूरे में से इसका सम माइनस करके। तो बेटा इस पूरे में से यानी कि S49 में से S ऑफ यहां तक का सम माइनस कर दो, तो S ऑफ x माइनस करके चेक कर लो। और अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको करते हैं। ओके हाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये तो समझ में आ गया है कि s ऑफ x-1 विच इज इक्वल टू s ऑफ 49 माइनस s ऑफ x, है ना। ये दे रखा था आपको भाई, यही दे रखा था ना कि इससे पहले का सम इसके बाद के जितने भी नंबर एलिमेंट है उनके सम के बराबर है। तो इससे पहले का सम ये था, इसके बाद का सम ये था, ये दोनों आपस में बराबर है ना। ओके तो फॉर्मूला लगा लें, फॉर्मूला लगा लें, या इसको एक तरफ कर लें, इसको चलो इसको इस तरफ ले ही आते हैं। तो ये हो गया बेटा s ऑफ x-1 माइनस s ऑफ x, ये प्लस का हो जाएगा, एक्चुअल में माइनस का था ना, प्लस का हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x-1/2 2a, भाई लास्ट टाइम गिवन है क्या? हाँ हाँ गिवन है भाई, a+l वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। a रहा और l कितना बेटा इसका, x-1 ही है, चेक कर लो, चेक कर लो भाई, प्लस sx का तो x/2, यहां पे भी a+l का फॉर्मूला लग सकता है, तो a+l। ओके इक्वल्स टू में क्या बचा है बेटा, भाई यहां पे लिखा नहीं मैंने, S49 बचा ना इक्वल टू में, तो इक्वल्स टू में S49, तो 49/2, और इसमें भी a+l का फॉर्मूला लग सकता है। ओके ठीक है। अब देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखेंगे भाई, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ओके इसका कलर कर ले चेंज, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके अब देखते हैं,
साइड में है। देखो ये कितना बेटा x माइनस 1/2, पहले एक स्टेप यहीं पे लिख दूं, x माइनस 1/2 विद इन ब्रैकेट -1 से +1 कट गया तो x बचा, तो यहीं पे इंटू में x आ गया ये वाला, फिर प्लस x/2 और 1 प्लस x या फिर x+1 है ना, x+1 भी तो लिख सकते हैं। ओके, और राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में क्या बचा, 49/2 और इनटू में 50, और 50 को 2 से काटा तो 25, चेक कर लो। ओके, अब कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, कैलकुलेशन पार्ट है ना, ठीक है भाई, देखेंगे। देखो अब बहुत ध्यान से समझना, x/2 कॉमन है दोनों में, तो मैं बाहर ले रहा हूं x/2 को, तो x/2 आ गया बाहर कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, यहां से रह गया x-1 और प्लस यहां पे रह गया x+1 प्लस x+1। ओके, और राइट साइड में रह गया 49/25 ओके, अब देखेंगे भाई, -1 +1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x, तो 2x इंटू x 2x² हो गया, चेक कर लो भाई, देखो ना x प्लस x 2x इंटू x 2x² अपॉन में 2 इक्वल टू में कितना है 49/25, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो अब x² इक्वल टू कितना है बेटा, x² इक्वल टू है 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो बेटा x बराबर या x² बराबर 7 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो x बराबर 7×5 = 35 आ गया, चेक कर लो। तो 35 वो ऐसा नंबर था जिससे पहले का सम इसके बाद के सम के बराबर है। अब ये चीज मैं वेरीफाई करके भी दिखाता हूं आपको, देखो ये चीज को मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं आपको, हाँ इससे नहीं, व्हाइट से लिखते चलो, देखो वेरीफाई करके दिखाता हूं भाई। इसने क्या बोला था कि 35 वालों से पहले का सम, यानी कि 34 घरों का सम, पहले 34 घरों का सम, तो देखो पहले 34 घरों का सम निकाल के दिखाते हैं, 34/2 a + l, तो a + l की वैल्यू 35, तो ये हो गया 34 + 36, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है, इंटू 36, ओफो 34 इंटू 36 अपॉन में 2, और 2 से काट दिया तो 18 इंटू 34 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, चलो कर ही लेते हैं। देखो 18 और 34, 8 चौक 32 का 2 कैरी हुआ 3, और 4 एकम 4 3 7, 8 3 24 का 4 कैरी हुआ 2, 3 एकम 3 2 5, तो 2 7 4 11 का 1, 612 आ रहा है, ठीक है भैया 612, ओके 612। अब ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, इसने बोला था इसके बाद के जितने भी घर हैं, यानी कि 36 से लेकर के 49 तक है ना, तो इसके बाद के घर कितने हैं बेटा, 36 से लेकर के 49 तक, आई रिपीट 36 से लेकर के 49 तक है ना। तो एक बात, और 36 से 49 अगर मेरे को टोटल करना है, 36 से लेकर के 49, तो मैं क्या करूंगा, S49 में से इससे पहले के माइनस कर दूंगा S35, यस और नो, ठीक है, तो मैंने वही किया बेटा, S49 माइनस S30 कितना 35, हाँ, तो देखो S49 का मतलब हो गया 49/2 a + l यानी 1 + 49, और माइनस S35 का मतलब हो गया 35/2 a + l, ओके। देखो बाय 2 चाहे तो आप कॉमन ले लो या रहने दो, देखो 49/2 और ये कितना हो गया 50, फिर ये -35/2 और ये हो गया 36 कट गया 2 बारी में, यानी कि 18 से, और ये कट गया 25, अब ये है 49 × 25 और ये है 35 × 18,
चलिए भाई चलिए, थोड़ा सा स्पेस लगेगा मेरे को, है ना, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ओके 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 भाई, ये वेरिफिकेशन है, ये तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना, कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे 49 इंटू 25 है, 49 इंटू 25 और माइनस में 35 इंटू 18 है। अब इनमें से ना कॉमन ले लेते हैं, कॉमन, है ना, कॉमन क्या क्या है भाई, या तो कॉमन ले लो या फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। कॉमन लेते हैं, देखो एक तो 5 कॉमन है दोनों में, है ना, 5, और एक 7 भी कॉमन है, 7 यहाँ पे भी और 7 यहाँ पे भी है, तो पूरा का पूरा 35 ही कॉमन आ गया। अब यहां से 7 कॉमन लिया तो अंदर 7, और यहां से 5 कॉमन लिया तो अंदर 5 बचा, माइनस 18 बचा खाली यहाँ पे, है ना। अब देखेंगे 7 पंजे 35, 35 इंटू ये है 35 माइनस 18। अब देखो 35 माइनस 18 कितना होता है बेटा, 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, 17। तो 17 इंटू 35 है ना भाई, 17 इंटू 35। ओके चलिए 17 इंटू 35 देखते हैं। 17 इंटू 35 करके देखते हैं बेटा, एक बार 35 इंटू 17, 7 35 का 5। कुछ गड़बड़ हुई है दोस्त, आंसर ठीक नहीं आ रहा है, आंसर ठीक नहीं आ रहा है, देखो देखो देखो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, आंसर ठीक नहीं आया है। ए प्लस एल, एल की वैल्यू तो 35 ही है, या तो पहले वाला गलत है, ये वाला गलत है, यानी कि 34/2 35। हाँ ये वाला गलत है ना बेटा, देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस एल कर रहा हूँ ना, और मैंने 34 की जगह एल की वैल्यू 35 रख दी गलती से, समझ में आई आपको बात। ये ऊपर वाला गलत किया है मैंने, ऊपर वाला सही हुआ देख लिया, ये 35 नहीं था, ये यहाँ पे कितना था बेटा 34, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 35 आना था। ओके इन दोनों को ऐड करके 35 आना था। अब ये वाला 2 इससे कटना था तो 17 इंटू 35 आता, और यहाँ पे भी देखो 17 इंटू 35, अब आ गया बराबर भाई, 17 इंटू 35 जो भी आ रहा है वो भी यहाँ पे भी आ रहा है, तो हो गया प्रूफ, हो गया वेरीफाई। ओके फाइनली वेरीफाई हो गया है, तो अब आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखना कि ये जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये तो बस मैंने आपको अलग से कराया है ना, अलग से कराया है, ठीक है भाई, तो इसको मैं यहां से डिलीट ही कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आपका जो क्वेश्चन था वो कुल मिला के जितना था उतना बोर्ड पे है और सही तरीके से लिखा हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना बच्चों, देखो होनी तो नहीं चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए है, बट फिर भी मैंने इसीलिए सेपरेट भी कर दिया है सब कुछ। ओके देखिए अब आई गेस ठीक से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। ये लो थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा भी कर दिया है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ जी भाई ठीक है, चलो ओके। अब फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ भैया ये चैप्टर तो खत्म हो गया है, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया ना एडिशनल एक्सरसाइज का था, यानी कि ऑप्शनल एक्सरसाइज का था, तो वो हम नहीं करेंगे, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। तो फटाफट से मैं साइड होता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, और
इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर, आपकी एक्सरसाइज, सब कुछ होता है फिनिश। इसके बाद इसका हम एग्जाम्पलर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग।